अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी एक बार फिर हाजिर हूँ। मैंने मेरे ख्याल में नासिर काज़मी का ये शेर 8-9 ग्रेड में पढ़ा था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। उसके बाद हज़ारों बार लाखों बार पढ़ा होगा, महसूस भी किया, मगर जो एहसास आज इस हुआ है इस शेर का, शायद पहले कभी नहीं हुआ। कि काज़मी साहब कहते हैं, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। जो इस बाल खोलने का मतलब समझते हैं, पर ट्रेडिशनल बात है कि हमारे यहाँ देसी औरतें बहुत फुर्सत से बात खोलती हैं। जब शावर लेती हैं तो गीले बालों को बहुत देर तक सुखाती हैं। तो एक लंबे समय से ताबीर किया है उसको कि उदासी बाल खोले सो रही है। तो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही है कि हर सू जिस जानिब देखिए उदासी ही उदासी है, बुरी सी बुरी खबरें हैं। अभी कुछ देर पहले मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं जिनसे मेरा रोज़ का ताल्लुक़ है। हम अगर रोज़ ना मिलें तो फ़ोन पे ज़रूर रोज़ बात करते हैं, मगर लास्ट 3 डेज से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी कि वो एक हॉस्पिटल में बहुत मसरूफ़ हैं और मैं डरता भी रहता हूँ। तो इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में मेरे एक दोस्त भी हैं, तो मैं उनके बारे में जानना चाहता था, मगर मेरी अपने दोस्त से बात नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें कल पहली बार मैसेज किया कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, तो प्रॉम्प्टली ही आंसर्ड मी, आई कैंट, विल गिव यू कॉल। तो आज रात उनको अभी उनकी कुछ थोड़ी देर पहले कॉल आई। पहले मैंने उनकी खैरियत पूछी, तो उन्होंने कहा क्या खैरियत बताएं। आधे से ज़्यादा डॉक्टर क्वारंटाइन हो चुके हैं, पॉजिटिव हैं, कब अपना नंबर आ जाए किसी को नहीं पता। एक मास्क है जो पूरा दिन लगाए रहते हैं। फिर गुस्से से कहने लगे कि बिलियंस ऑफ डॉलर की बातें करते हैं, मगर मास्क नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि आज माउंट सिनाई हॉस्पिटल मैनहट्टन में कि उसके हेल्थ वर्कर्स ने, डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल भी की और एहतजाज भी किया सड़क पर बाहर आकर। तो कहने लगे मेरी एक नर्स है, तो उसका मास्क ढीला पड़ गया था, तो जिससे उसके हवा अंदर जा रही थी साइडों से। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या, तुम इसको देखो, चेक करो। तो कहने लगी कितना चेक करूं, बाहर जाती हूँ दोबारा लगा लेती हूँ। फिर बहरहाल में घुमा फिरा कर मैं आया अपने दोस्त की जानिब, जिसे वो नहीं जानते। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे तुम्हारे हॉस्पिटल में मेरे एक दोस्त हैं। तो कहने लगे वो मेरा ही पेशेंट है और वेंटिलेटर पे है। तो मैंने कहा कि क्या उम्मीद है। कहने लगे वेंटिलेटर पे जाने का मतलब होता है कि आपने अपने डेथ वारंट पे साइन कर दिए हैं, आपने बोर्डिंग कार्ड ले लिया है, आप जाने वाले हैं। मगर हैरान कुन तौर पे वो लास्ट संडे से रेस्पिरेटर पे हैं। उस दौरान 6-7 पेशेंट मैंने उनके बाद वेंटिलेटर पे डाले जो सब जा चुके। वो अकेले रह गए हैं मेरे पास उस रॉ में। तो बज़ाहिर बहुत सीरियस कंडीशन है उनकी, मगर एक अजीब सी होप मुझे पैदा हो गई है कि बंदा 7 दिन हो गए आज सरवाइव कर रहा है। तो फिर बातों बातों में कहने लगे, मैंने कहा क्या होगा। कहने लगे ये अजीब सा सवाल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने कहा डाउची तो कहते हैं कि 2 लाख लोग मरेंगे। तो गुस्से से कहने लगे सब अल्लाह मियाँ बन रहे हैं, सब डोनाल्ड ट्रंप भी साइंसदान बन चुके हैं, डाउची जो कहते हैं सब उसको हरफ आखिर मान रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि 3 हफ्ते पहले तक कोरोना नाम के जानवर को यहाँ कोई जानता भी नहीं था। उसे पढ़ना अब शुरू किया 2-2.5 हफ्तों में। तो रोज़ नया एक इंकिशाफ होता है। उन्होंने कहा कि इस पर ये समझिए कि 5-6 हफ्ते पहले मैंने फर्स्ट टाइम जब मास्क लगाया तो मेरा सीनियर आया और कहने लगा ये मास्क क्यों लगाया तुमने। तो मैंने कहा इसलिए। तो उसने कहा नो इट्स नॉट नेसेसरी टू डू इट,
फिर उनका मेरी एक और बात है, जो पाकिस्तानी लड़की है, उसने भी आके कहा कि मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड टू डू इट। मगर आज वो 2 मास्क लगाए हुए थी, और अब ट्रम्प भी कह रहे हैं कि जनाब मास्क लगा के बाहर निकले। तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है कि लाख मरेंगे, 2 लाख मरेंगे, 5 लाख मरेंगे। उन्होंने कहा कि बस मैं इतना कह सकता हूँ कि 2/3 ऑफ अमेरिकन जो है ना, वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। न तुम्हें पता है न मुझे पता है कि हमारे घर में किसको हुआ पहले, और अगर किसी एक को भी हो गया है तो वो सबको हो गया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार दुआ का वक्त है कि दुआ की जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। फिर कहने लगे कि अगर आज ये ख़त्म भी हो जाए तो रिकवर करते करते हम पूरे अमेरिकन को, पूरी सोसाइटी को 8 से 10 माह लगेंगे। 10 माह के बाद भी शायद लोग एक दूसरे को छूना पसंद न करें, खौफ से हाथ पीछे कर लें, हक करना तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल जितनी एहतियात कर सकते हैं कर लें, मगर एहतियातें काम नहीं आ रही। 40 साल वाला भी जा रहा है, 35 साल वाला भी जा रहा है। उनका मेरे पास मेरा एक पेशेंट 18 साल का है, वो भी चला गया। तो ना एज का वो कोई फ़र्क है, ना इन्वायरमेंट का है कि ये धूप निकलेगी तो ख़त्म होगा। कोई कुछ नहीं जानता कि कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि इसकी किसी ने कोई तैयारी ही नहीं की थी। पहली बार ही पता चला कि पूरा निज़ाम खोखला था, गुफ्तगू थी। तो मुझे याद आया कि जब वो ओबामा जा रहे थे तो उन्होंने एक टीम दी थी जो किसी पैंडेमिक पे काम कर रही थी, किसी वबा के खदशे पर। तो हमारे मौजूद प्रेसिडेंट साहब ने उस पूरी टीम को फारिग कर दिया था कि पैसे खर्च हो रहे हैं। तो बात यह है कि इस वक्त कोई किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ, मेरे डॉक्टर दोस्त ने यह ज़रूर कहा कि पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है, बच गया। मैंने कहा तुम्हें यकीन है बच गया? कहने हाँ, इतने दिन नहीं लगते, फट जाना चाहिए था अगर कुछ होता। अगर होगा भी तो बहुत छोटा मोटा काम आ गई मासूम गरीबों की, क्योंकि सबको, अल्लाह मियाँ को भी पता है कि वहाँ तो कोई भी इंतज़ाम नहीं है, वहाँ तो वेंटिलेटर भी मौजूद नहीं है। फिर हंस के कहने लगे मास्क और N95 के जो मास्क है वो बहुत है उनके पास। कोई तस्वीर उन्होंने देखी सियालकोट में कि कोई डॉक्टर लगाए हुए है और नर्सें, तो कहने लगे हम सारा स्टाफ हसरत से उस तस्वीर को देख रहे थे कि काश हमारे पास भी N95 हो, हम तो कैजुअल बिल्कुल जो सर्जिकल मास्क है वो लगा रहे हैं। कहने लगे मैं एक दिन आईसीयू में गया एक पेशेंट देखने के लिए, तो मेरे साथ जो मेरा रेजिडेंट स्टाफ था, मैंने N95 लगाया हुआ था, बाकी सब ने सर्जिकल नॉर्मल मास्क लगाया हुआ था। मुझे बहुत शर्म आई, मेरा जी चाह कि मैं अपना मास्क भी उतार दूं, मगर मैं उतार नहीं सकता था। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। साथ में अभी फिर एक और दूसरे डॉक्टर दोस्त का फ़ोन आया कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, घर में है। तो कहेंगे वो तुम्हें पता चला कि वो फलाने डॉक्टर ने एक हॉटलाइन बनाई है कि जिसमें अपना के डॉक्टर बैठेंगे और कुछ दूसरे डॉक्टर पाकिस्तानी डॉक्टर ये जो लोगों को बताएंगे कि इससे कैसे बचना है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, हमारी कम्युनिटी वो मुनी नियाज़ी के शेर के बकौल कि हमेशा देर कर देता हूँ। मैंने कहा अब किसे नहीं पता है कि हाथ साफ़ करने हैं, बार बार साफ़ करने हैं, मास्क भी लगाना है, सैनिटाइज भी करना है। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? अब जो वक्त है, जिस काम की ज़रूरत है वो हम अभी हमें से किसी को पता भी नहीं होगा। तो कहने लगे वो क्या? मैंने कहा मसलन मैंने डॉक्टर जो मेरे दोस्त हॉस्पिटल में जिनसे मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, मैंने उनसे पूछा कि कितने पाकिस्तानी मरे होंगे। वो मेन पाकिस्तानियों का गढ़ है जहाँ पर वो हॉस्पिटल है, ऑल अराउंड जो है वो पाकिस्तानी रहते हैं और चाइनीज़ रहते हैं टोटल। मेरे तीनों बच्चे उस हॉस्पिटल में पैदा हुए। तो कहने लगे कि मुझे नंबर तो नहीं पता, मगर हो सकता है 30, हो सकता है 40, हो सकता है, आप कुछ भी समझ लें, इतने पाकिस्तानी तो गए होंगे। मैंने दर्जनों पाकिस्तानियों को यहाँ आते देखा है और फिर बॉडी बैग में जाते देखा है। तो एक लम्हे को रूह कांप गई कि उस क्वींस में जहाँ पर वो हॉस्पिटल वाक़ है उसके अराउंड में कोई 10 माइल में, 15 माइल में कोई 10 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसकी सराउंडिंग बंगालियों और पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है। फिर कोनी आइलैंड में
ऐसे 5-6 हॉस्पिटल हैं, लॉन्ग आइलैंड में भी। तो जो मैंने गुफ्तगू से अब तक अंदाज़ा लगाया अपने डॉक्टर दोस्तों की, कम से कम 150-200, और जो खबरें हैं 150-200 पाकिस्तानी जा चुके। अब उनके घर वालों पे क्या गुजर रही है, वो किस हाल में है, कि लाश भी मिली कि नहीं मिली। इक्का दुक्का लाशें सुना है मिली हैं, मगर 5 लोगों से ज़्यादा बॉडी बैग देते हैं जो 3-4 कवर होते हैं जिसके, और उसे खोलने भी नहीं देते, और कब्रिस्तान 4-5 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो ये वक्त तो था कि कम्युनिटी में कोई बड़ी टास्क फोर्स होती जो उनके लवाहिकीन तक पहुंचती, उनकी मुसीबतों, उनकी मजबूरियों, उनके मसाइल के बारे में गौर करती, वो किन मसाइल का शिकार हैं, किसके घर में रोटी है, किसके घर में नहीं है। स्टेट का और फेडरल गवर्नमेंट का तो हाल ये है कि ना अभी फेडरल रिलीफ का कोई पता है, और ये जो न्यूयॉर्क स्टेट है उसके लेबर डिपार्टमेंट का ये हाल है कि मैं आज पूरा दिन तकरीबन 11 घंटे कॉल करता रहा, नंबर नहीं मिलकर दिया, और जो वेबसाइट है वो भी जैम पड़ी हुई है। तो कुछ पता ही नहीं है कि किसको क्या मिलना है, कब मिलना है। ये तो आज टेलीविजन पे भी डिस्कशन हो रही थी कि बातें हैं ये। हो सकता है हम में से बहुत से जा चुके हो सकता है कि ये कोविड-19 ही ख़त्म हो चुका है इमदाद मिलने से पहले। तो हमारे प्रेसिडेंट एक तो वो बिहेव जिस तरह से कर रहे हैं, रोज़ ब्रीफिंग में जिस तरह आते हैं, वो सूट वूट डांट करे, ऐसा लगता है वो चांद पे बैठे हैं, लोगों के नीचे इंसान की बस्तियों के बारे में बता रहे हैं कि कितने लोग मर जाएंगे। उनके चेहरे का इत्मीनान ये बताता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, और उनके सराउंडिंग में भी जो लोग खड़े होते हैं, एक मैंने नायब सदर को, पेंस को ज़रूर परेशान सा देखा है, बाकी मुझे कोई परेशान नहीं नज़र आता कि कोई प्रॉब्लम है उनको। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान और हमारे प्रेसिडेंट दोनों आसपास ही एक साथ ही कहीं पैदा हुए थे कि घबराना नहीं। तो ना हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस है, ना मालूमात हैं, ना कोई सोच है, ना थॉट है। तो उस पर हमारे एक डॉक्टर जिनसे अभी बात हुई वो कहने लगे कि हमारी कौंसल जनरल क्या कर रही है, हमारा एम्बेसडर क्या कर रहा है। मैंने कहा कौंसल जनरल को क्या ज़रूरत पड़ी हुई भाई कुछ करने की। कोई इस कम्युनिटी में कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूछे उनसे कि हुजूर आप इतना तो कर सकते थे कि हॉस्पिटल से रब्ते करके अपने ताल्लुका इस्तेमाल करके पाकिस्तानियों के नंबर निकलवा लेते। मगर उन्हें पता है कि यहाँ कोई कुछ है ही नहीं, कोई किसी को ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई सोच रहा है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने की। अगर मुझ जैसे 1-2 पागल पूछ लें तो वो नाराज़ हो जाएंगे कि ये कौन है चाचा खाम खा। वो पिछले दिनों अभी 23 मार्च को पाकिस्तान एम्बेसी से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ कि ये हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं यहाँ, डॉक्टर असद मजीद साहब, उन्होंने एक मजमे से खिताब किया। 23 मार्च की मुबारकबाद कम्युनिटी को भी दी, और वहाँ पर आड़ा पजामा पहना, उन्होंने शेरवानी पहनी और सर पर टोपी रखी और ख़िताब फरमाया। उस माहौल में आप ज़रा तसव्वुर कीजिए 23 मार्च के ऊपर, और साथ में कहा कि हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीरियों को भी पता है कितने उनके शाना बशाना खड़े हैं, और कम्युनिटी को भी पता है कि 23 मार्च उनके लिए कितना ज़रूरी है। ये मौका तो था कि आप कम्युनिटी से इयादत करते, उनसे उनके मसाइल पूछते, मगर आड़ा पजामा पहन के ऐश कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है। आखिरी बात मैंने ये करनी है कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है ना बार बार कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारा असासा है, क्योंकि लूटना है ना, खाना है। इन असासों के साथ जो किया है वो सुने। कनाडा की रिक्वेस्ट पर 2 या 3 फ्लाइट्स भेजी गई, बहुत ही तवील मुज़ाकरात के बाद कि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं कैनेडियन पाकिस्तानी सिटीज़न, जो 99% पाकिस्तानी सिटीज़न भी हैं। पहले तो ये था कि कैनेडियन गवर्नमेंट पैसे देने को तैयार थी, मगर इन्होंने इतना डिले किया। क्योंकि डिले क्यों किया कि लोगों के घर बाकायदा फ़ोन करके कह रहे थे कि आपको 3.5 लाख रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा। जहन में रखिए कि 90% पाकिस्तानी पीआईए से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है पाकिस्तान, पीआईए से गए रिटर्न टिकट लेकर। उनसे कह रहे नहीं नया टिकट खरीदना पड़ेगा। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहे थे कि आपके सिटीजन है आप पैसे दें, और दूसरी तरफ लोगों के घरों में फ़ोन कर रहे थे। बहरहाल कैनेडियन गवर्नमेंट की समझ में आ गया, उसने कोई इमरजेंसी तो नाफिज हुई नहीं पाकिस्तान में, तो हम पैसे क्यों दें। उन्होंने अपने सिटीजन से कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमसे लोन ले लें $5,000, और बाद में हमें थोड़े थोड़े करके दे दीजिएगा। देखें ये होती है रियासत।
मगर पाकिस्तान जिसने डबल पहले ही रिटर्न टिकट के पैसे लिए हुए थे 90% लोगों से, उसे वापसी का टिकट सिंगल वन वे टिकट 3,0750,000 का बेचा। मजबूरी में लोगों ने खरीदे टिकट। आप अंदाजा लगाएं, ये रियासत है, मतलब जैसे गिद्ध नहीं नोचता है, ये रियासत नहीं है, गिद्ध है। ये गिद्धों की तरह नोचती है और फिर इनसे चंदा भी चाहिए। इन्हें नोचने का कोई मौका छोड़ मत देना। आप लोग लूट लो, इनके कपड़े उतार लो किसी सूरत से। यकीन करें, बाज़ औक़ात ऐसी तन्हाई का एहसास होता है कि लगता है हमारा दुनिया में कोई भी नहीं है। ये शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं ज़बरदस्ती यहाँ पर, ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें, उनके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। अगर शनाख्ती कार्ड आप ना बनवाएं पाकिस्तान का, तो वीज़ा नहीं लगा कर देते हैं, धक्के मारते हैं, रुलाते हैं। मगर अपना सिटीजन भी रखना इसीलिए रखना चाहते हैं कि लूट सकें, मार सकें, उधेड़ सकें। तो वन वे टिकट 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा का बेचा, जो आज जब एयरलाइनें खुली हुई थी, ये सीज़न नहीं है, 800 रुपये का रिटर्न टिकट था पाकिस्तान का। इन्होंने 3.5 लाख रुपए का सिंगल टिकट बेचा लोगों को, और कॉल की और कोशिश कर रहे थे कैनेडियन गवर्नमेंट से भी पैसे ले लें। तो ये है पाकिस्तान हमारा। बहरहाल सब अपना ख्याल रखिएगा। वो आखिर में गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।